राजकीय महाविद्यालय मलसीसर के बीए अंतिम वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं का अभिनंदन स्वागत। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, आज इस YouTube वीडियो लेक्चर में आपसे अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की चर्चा करूंगा। पिछले YouTube वीडियो में भी हमने अरस्तु के कुछ वो विचार किए थे जिनका संबंध राज्य से था। क्योंकि पिछले वीडियो में अरस्तु के राज्य संबंधी विचार पूर्ण नहीं हो पाए थे, इसलिए इस वीडियो में हम जो अरस्तु के और विचार हैं राज्य के संबंध में उनकी चर्चा करेंगे। पिछला जो YouTube वीडियो था उसमें हमने अरस्तु ने जो राज्य का उद्भव बताया था कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है जो अपने आप पैदा होती है। मनुष्य के स्वभाव में है कि वो बड़ी इकाइयों की तरफ बढ़ता है, इसलिए वो पहले अकेला था, फिर उसने परिवार बनाया, बड़ी इकाई, फिर उससे संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने गांव बनाया, और फिर उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर उसने राज्य बनाया। फिर हमने देखा कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, यानी राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, न कि एक कृत्रिम संस्था। फिर हमने ये देखा और विशेषताएं जब हमने देखी तो हमने ये देखा कि राज्य जितनी बाकी संस्थाएं हैं उन सबसे श्रेष्ठ संस्था है। चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हों, बाजार हो या धार्मिक संस्थाएं हों, राज्य इन सब से ऊपर होता है। तो उसके बाद हमने एक और विशेषता देखी थी कि राज्य व्यक्ति से पहले है, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से हमने देखा कि मानव पहले आया, राज्य बाद में आया। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि और तार्किक दृष्टि से हम देखें तो हूल पहले आता है, संपूर्ण पहले आता है, अंग उसके बाद आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के राज्य के संबंध में जो और विचार है उनकी चर्चा करेंगे। अरस्तु कहता है कि राज्य अंतिम व पूर्ण संस्था है, यानी अब इसके बाद और कोई संस्था नहीं है। ये अंतिम संस्था है, यानी व्यक्ति ने अपनी सर्वोच्चता यहाँ प्राप्त कर ली है। जो मनुष्य का नैतिक और पूर्ण बौद्धिक विकास होना था वो सारा इस राज्य नामक संस्था में हो जाता है, इसलिए और संस्था की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि अरस्तु के अनुसार नगर राज्य के बाद राज्य का कोई अन्य कार्य नहीं रह जाता, क्योंकि ये सामाजिक विकास का चरम रूप है और वो एक पूर्ण संस्था भी है। क्योंकि बाकी संस्थाएं हैं वो एक निश्चित कार्य करती हैं, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो सिर्फ शिक्षा कार्य करेगी, धार्मिक संस्थाएं सिर्फ धार्मिक कार्य करेगी, सेना की जो संस्थाएं वो सिर्फ युद्ध संबंधी कार्य करेगी। राज्य के अंदर ये सारे कार्य होते हैं, इसलिए राज्य एक पूर्ण संस्था है। अरस्तु का यह भी मानना है कि राज्य का जो स्वरूप है, उसकी जो नेचर है वो ऑर्गेनिक है, जैविक है, यानी एक जीव की तरह होता है। जैसे हम एक जीव हैं, वैसे ही राज्य एक जीव के समान होता है। जिस प्रकार प्रत्येक जीव का धीरे धीरे विकास होता है, उसके धीरे धीरे उसके अंगों का विकास होता है, जिस प्रकार एक जीव के विभिन्न अंगों में कार्यों का वितरण होता है, इसका तात्पर्य कान सुनने का कार्य करेंगे, पैर चलने का कार्य करेंगे, नाक सूंघने का कार्य करेगा। जीव है वो स्वाद के जो विभिन्न रूप है उनके बारे में बताएगी, और ये सारे अंग शरीर पे निर्भर होते हैं।
यदि शरीर का कोई भी अंग या तो घट जाता है या बढ़ जाता है तो हमने देखा कि पूरा शरीर निर्बल हो जाता है। और यही बातें फिर राज्य पे लागू होती है। राज्य है ये शरीर है, और जो इसमें रहने वाले व्यक्ति हैं ये इसके अंग हैं। विभिन्न व्यक्तियों में कार्यों का वितरण होता है। कुछ राजा बनते हैं, कुछ हैं वो दास बनते हैं, जैसे अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। और विभिन्न इन्हीं मनुष्यों से मिलकर, फिर जैसे अंगों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, वैसे विभिन्न व्यक्तियों से, समुदायों से मिलकर एक फिर हूल का, एक राज्य का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु की नज़र में राज्य है वो वैसा ही है जैसा कि एक जीव होता है। हालांकि वो हिगल और अन्य जो आदर्शवादी हैं उनकी तरह वो सुपर बीइंग नहीं मानता राज्य को, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति राज्य के पूर्ण अधीन हो जाएगा, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और ऐसा राज्य बाद में निरंकुश राज्य हो जाता है। तो राज्य को जीव और सावयव बताने के बावजूद अरस्तु निरंकुशतावादी नहीं बनता, क्योंकि वो व्यक्ति का फिर भी एक स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार कर लेता है। आगे अरस्तु ये कहता है, एक और राज्य की विशेषता बताता है कि राज्य है वो एक आत्मनिर्भर संस्था है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो सेल्फ डिपेंड है, एक आत्मनिर्भर इकाई है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि वो उसकी रोटी कपड़ा मकान संबंधी समस्याएं हैं वो आपके राज्य का सदस्य बनते ही, नागरिक बनते ही वो दूर हो जाएगी, इसका ये तात्पर्य नहीं है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है कि राज्य में कोई कमी नहीं होती। मनुष्य अपना संपूर्ण शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास वो राज्य के अंदर कर सकता है। राज्य में मनुष्य सुखी रह सकता है, सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। तो आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है कि मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति है वो राज्य के अंतर्गत हो जाती है। अरस्तु के शब्दों में बात करें तो अरस्तु कहता है, राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकता मात्र के कारण हुई है, किंतु उसकी सत्ता है वो अच्छे जीवन की संप्राप्ति के लिए बनी हुई है। यानी राज्य इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं थी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद राज्य क्यों बना हुआ है? ताकि और अच्छे तरीके से मानव जीवन व्यतीत कर सके, वो ज़्यादा नैतिक, बौद्धिक और कुशल हो सके, इसलिए राज्य बना हुआ है। तो हमने देखा कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है जहाँ व्यक्ति अपना सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फिर हम ये देखें कि प्लेटो एक और बात कहता है, वो अरस्तु का विरोध करता है। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो राज्य को बिल्कुल एकत्व कर देता है, जहाँ शासक वर्ग और सैन्य वर्ग की अलग से कोई सत्ता नहीं, उनका कोई परिवार नहीं, उनकी कोई संपत्ति नहीं है, वो सब एक जैसे, एक जगह खाना खाते हैं, एक ही जगह सोते हैं, एक जगह रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है। अरस्तु कहता है कि ऐसी जो यूनिटी है वो राज्य को समाप्त कर देती है, क्योंकि राज्य वस्तुतः बहुतत्व है, जिसमें भांति भांति के लोग, भांति भांति के बुद्धि के लोग, विभिन्न प्रकार की अमीर और गरीब रहते हैं, तब राज्य बनता है। तो अरस्तु की नज़र में राज्य है वो विविधता में एकता है। भांति भांति के मनुष्य मिलकर, भांति भांति के गुणों, बौद्धिक गुणों, नैतिक गुणों वाले मनुष्य मिलकर समुदाय का निर्माण करते हैं। अगर सबको एक जैसा कर दिया जाएगा जैसे कि प्लेटो करता है तो ऐसा राज्य निरंकुश हो जाएगा। तो यूनिटी तो चाहता है अरस्तु भी, राज्य में एकता चाहता है, लेकिन वो प्लेटो की तरह एकता नहीं चाहता, बल्कि वो यूनिटी चाहता है प्लुरलिटी में, वो विविधता में एकता चाहता है। अब हम अंतिम बिंदु करें कि राज्य का उद्देश्य क्या है। प्लेटो की बाद जो शिष्य अरस्तु वो क्या उद्देश्य बताता है राज्य का, इसकी हम चर्चा करते हैं।
राज्य का उद्देश्य क्या है? अरस्तु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सद्गुणी होना चाहता है, श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करना चाहता है, और राज्य ही है जो व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करवा सकता है, उसके बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास कर सकता है, उसकी अधिकतम भलाई कर सकता है। अरस्तु कहता है कि राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, न कि जीवन व्यतीत करने के लिए। नहीं, उत्तम जीवन कैसे बिताया जाए? जीवन नहीं, जीवन तो फिर पशु भी बिताते हैं। मनुष्य का तात्पर्य है जो उत्तम जीवन बताए, जिसकी बौद्धिक और नैतिक गुण हो, जिसमें अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो, जिसमें बहुत सारे सद्गुण हो, वो होता है मानव। और ऐसे सद्गुणों का विकास राज्य में रह के ही हो सकता है। तो उच्च मूल्यों की प्राप्ति केवल राज्य में हो सकती है। जिस समझौतावादी हैं, लोक जैसे लोग हैं, वो कहते हैं राज्य का कार्य है अधिकारों की रक्षा करना, लोगों को अन्याय से बचाना। लेकिन अरस्तु कहता है राज्य का कार्य है व्यक्तियों को रचनात्मक बनाना, उनमें नैतिक और बौद्धिक गुणों का विकास करना, उनमें सच्चरित्रता का विकास करना, उनमें सद्गुणों का विकास करना। ये है राज्य का उद्देश्य और यही है राज्य के कार्य। तो इस वीडियो में हमने अरस्तु ने राज्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में, उनकी चर्चा की। आपने ध्यानपूर्वक, मनोयोग पूर्वक इस वीडियो और ऑडियो लेक्चर को सुना, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो ऑडियो पसंद आया हो तो आप अपने जो कॉलेज के अन्य आपके जो सहपाठी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, और अपना जो गवर्नमेंट कॉलेज मलसी सर के नाम से यूट्यूब चैनल है उसको आप बीए अंतिम वर्ष के समस्त छात्र छात्राएं जिनके पास मल्टीमीडिया फ़ोन है वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। खूब ज्ञानवर्धक वीडियो इसमें डाले जा रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे पॉलिटिकल साइंस के हों। तो आप यूट्यूब चैनल है जो अपने कॉलेज का, उससे जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।